नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं मेरा वीडियो 2 दिन का बाद बना रहा हूँ। कल हमने गुरु दिवस मनाया, हमारा स्कूल में भी हमने मनाया। और चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, उसके बाद गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी ऑफिस में हमारा स्कूल है, ये स्कूल का ऑफिस है, वहीं पर है। मैं शायद एक दिन में गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कल हमारा स्कूल में गुरु दिवस मनाया। और जो मैं एनवाइस का जो काम कर रहा हूँ, एनवाइस का भी बच्चे लोग भी मेरे को ऐसे गुरुदेव दिवस के कुछ तोहफा वगैरह दिए हैं। चलिए आज की वीडियो जो है, आज मैं ज़्यादातर जियो पॉलिटिक्स का पर नहीं बोलूँगा। आज थोड़ा सा हमारा देसी बात करेंगे, देसी बात। मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, बारिश वगैरह काफ़ी इस साल बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कोई जगह पे 100 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जमुना स्टिल इन डेंजर, ताकि पंजाब वगैरह थोड़ा थोड़ा रिसीड कर रहा है। और उड़ीसा में भी काफ़ी बारिश हुआ है, लेकिन फ्लड सिचुएशन वहाँ पे इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुआ है। फिर भी बालेश्वर में कुछ जगह पे थोड़ा डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो कर रहा है। और हीराकुद में भी हमने अराउंड 24 गेट्स खुले हुए हैं जो तो महानदी में भी थोड़ा है। लेकिन अभी शायद अभी वो जो मौसम का जो इम्पैक्ट जो है, आई थिंक इट इज़ रेसिडिंग नाउ। अभी थोड़ा हम बात करते हैं देश में क्या हो रहा है। पहले हम जीएसटी का ऊपर बात करेंगे। 2 दिन पहले जीएसटी का जो स्लैब प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त को लाल किला से उन्होंने बोला था कि हमने जीएसटी में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म ला रहे हैं। तो अभी स्लैब को 2 स्लैब 4 को 2 बना दिए हैं, 5% और 18%। और काफ़ी बहुत सारी चीज़ जो है विन 18% से 0 और 5% से 0 तक ले आए हैं। बेसिकली ये जो कौन सा ये कम हुआ, क्या हुआ, रेट वगैरह सारा पेपर में आ चुका है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन लेट्स सी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा। बाय द वे, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आपने फाइल 15 तारीख को लास्ट डेट है, लेकिन मैंने भी फाइल कर चुका, आप लोग फाइल कर चुके हैं। दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स ड्यूटी, टोल टैक्स, these are all those direct taxes that individual has to pay. And कुछ जो जीएसटी है उससे जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, इसमें जो स्लैब हुआ है उसमें एक्चुअली ये एड्रेस एक तो लोअर क्लासेस एंड मिडिल क्लासेस। वैसे लोअर क्लासेस को क्या है कि काफ़ी गवर्नमेंट का स्कीम का बेनिफिट मिलता है, फिर भी इंडायरेक्ट टैक्स का मुताबिक, जैसे कि वो ब्रेड भी खाते हैं, चावल भी खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, इवन उनका बच्चे चॉकलेट खाते हैं, इवन स्कूल में जाते हैं, उनका जो किताब वगैरह, पेंसिल, इरेजर जो भी होता है ना, इनमें उनको मिलेगा। और मिडिल क्लास वगैरह कंबाइन आते हैं। अपना जो ऑल द लेडीज हु आर मैनेज द किचन एक्चुअली, उनका ये में काफ़ी बदलाव आएगा ये दोनों स्लैब में। ये 2017 से जीएसटी जो शुरू हुआ था उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। 4 स्लैब बनाए, उसके बाद जीएसटी मतलब हर ये में चेंज होता था। इसको इस स्लैब में लो, 28 में लो, 28 को फिर 12 में लो, ये काफ़ी होता था। और जीएसटी का जो रिटर्न फाइल में काफ़ी मुश्किल होता है। पहले होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसका पर सर्विस चार्ज होता है। आप होटल में खाना खाते हैं, होटल में रूम बुक करते हैं, वो सर्विस चार्जेस। तो आप कोई आईटी सेक्टर है, ये सब सर्विस चार्जेज वगैरह होता है। और गुड्स में जो फिजिकली आप जो खाना रहना घूमना ये जो है ना फिजिकली आता है।
टिकट आप खरीदते हैं उसका पर टैक्स देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक तो ये कैटेगरी को एड्रेस किया, दूसरे उन्होंने एड्रेस किया जो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर जो एड्रेस किया, जैसे कि ट्रैक्टर्स का जो उनका ट्रैक्टर्स रेट, उनका जो टायर ट्यूब, जो फार्मर्स का जो स्प्रिंकलर्स, जो पंप सेट जो है ना, ये उसमें जीएसटी काफ़ी नॉर्मलाइज कर दिया, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन्होंने एड्रेस किया है, और ये मिडिल क्लास मोस्टली एंड लोअर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को तो उन्होंने इनकम टैक्स में भी एक बहुत अच्छा 12 लाख तक एग्जेम्प्ट करके एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। तो मोटा मोटी बोलने से ये एक इकोनॉमी का बूस्ट मिलेगा। अच्छा, उसमें और एक स्लैब जो है, एक 40% का स्लैब बनाया, मतलब कुछ सीन गुड्स है जो 28% स्लैब में, जैसे टबाको है, कोल, कॉस्टली डायमंड्स वगैरह, उसको 40% कर दिया है, 40% स्लैब में ले गया। और बाकी जैसे कि जीएसटी का ये में एक तो पेट्रोलियम नहीं आता था, और दूसरी बात है कि जैसे कि लिक्वर्स वगैरह नहीं आता, वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट पहले जैसे सेल टैक्स, बाद में वो चेंज हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगाते थे, वो अभी भी उनका कंट्रोल में रखा गया है। इसलिए जो पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो स्टेट वाइज वेरी करता है, क्योंकि स्टेट अपना टैक्स कितना लगाता है उसका पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी पेट्रोल का जो रेट है कर्नाटक में इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। तो रिसेंटली जो कांग्रेस गवर्नमेंट टेक ओवर किया, उन्होंने काफ़ी स्कीम जो प्रॉमिस किया कि फ्री में बस ये से देने का, उसके लिए पैसे के लिए उन्होंने पेट्रोल को बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया। कोई तो अपनी जेब से पैसा देगा नहीं, ये स्कीम में देगा तो स्कीम से लेगा। तो कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश दे आल्सो दे आर चार्जिंग द मोस्ट ऑन पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि वो जो उस स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज लेता है, जो अलग बात है, उसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। और बाकी जो चीज़ है को जीएसटी में जो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे सेंसिटिव मटेरियल्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम और सम डिफेंस, क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर्स और चिप्स, ये जो चीज़ें ये इंक्लूडेड नहीं है, वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोल में आता है। तो 40% का स्लैब में ये आ गया। और जैसे हाई एंडेड कार्स है, एसयूवीज है, वो आ गया। लेकिन जो छोटे मोटे जो मिडिल क्लास जो हम लेते हैं, मतलब ये वो कार वगैरह में प्राइस का फिर रिड्यूस हो जाएगा। आज महिंद्रा अभी डिक्लेयर किया अपने गाड़ी का जो कीमत है अराउंड 1.6 लाख तक कमती कर दिया है। और आज रिलायंस से भी रिटेल बोला है कि मैं भी हालांकि 22 तारीख से वो रेट लागू होगा, नवरात्रि का पहले दिन से लागू होगा, लेकिन रिलायंस हैज डिक्लेयर दैट ओके फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल चार्ज द न्यू जीएसटी रेट्स। और निर्मला सीतारमण ने ये बोला है कि हमने जो जीएसटी का रेट जो रिड्यूस किया है, जो भी अप्रोप्रिएट किया है, उसको जो इंडस्ट्री मिस अप्रोप्रिएट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम जो जिस टारगेट लोगों को हमने लिया है ना, उसका पास उसका प्रॉफिट पहुंच रहा है। कभी कोई इंडस्ट्री क्या करते हैं कि वो पास ऑन नहीं करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट में डाल देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला एक टास्क फोर्स एक कमेटी बना है, दे विल मॉनिटर दिस एंड सो दैट तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना रखो ठीक है, लेकिन जो हमने गवर्नमेंट जो दिया है बेनिफिट, वो लास्ट कंज्यूमर तक जाना चाहिए। 2 पर्पज से सॉल्व होगा। मैं लास्ट में आऊँगा जीएसटी मीटिंग में क्या हुआ। 2 पर्पज सॉल्व होगा। एक कि ट्रम्प का जो टैरिफ 50% का टैरिफ लगा है, जो अपना एक्सपोर्ट जॉब लॉस वगैरह है, तो जो उसमें से जो सपोज उनका जो डिमांड वगैरह अगर अमेरिका में कुछ घटता है ना, दैट कैन बी लेबलाइज्ड इन द लोकल मार्केट। तो पब्लिक विल हैव द सिंस जब कम हो जाएगा रेट, ऑटोमेटिक कंजप्शन बढ़ेगा। तो जब जीएसटी मीटिंग चालू हुआ, प्लान हुआ था 11 बजे से लेकर 5 बजे तक मीटिंग ख़त्म होगा, और पहले से एजेंडा सबको दे दिया गया था कि पहले से ये 2-3 महीने से काम चल रहा है। ये तो नहीं कि अनाउंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर जब अनाउंस करता है इसका मतलब है कि 16 तारीख से काम चालू हुआ, ऐसा नहीं है। इट हैज़ बीन बीइंग वर्कड आउट सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स।
कितना क्या होगा, अगर ऐसे होने से क्या मतलब किसका लॉस होगा, कितना फ़ायदा होगा, क्या है क्या नहीं, उसका पर कैलकुलेशन हुआ था। लेकिन जब ट्रम्प का टैरिफ ने इसको कंफर्म कर दिया और पूरा देश को जोड़ दिया। हालांकि इसमें जो अपोजिशन रूल स्टेट्स है, पंजाब है, इवन कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये लोग काफ़ी ऑब्जेक्शन लिए। वो एग्री नहीं थे कि जीएसटी के रेट में कोई बदलाव किया जाए, क्योंकि हमारा स्टेट को काफ़ी लॉस होगा, उस लॉस को कैसे मेंटेन किया जाएगा। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन दिखाया, एक्चुअली जब जीएसटी चालू नहीं हुआ था 2017 से पहले, जो टोटली टैक्स वगैरह जो जैसे कि, हालांकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, कौन स्टेट कौन सा ये पे कितना सेल टैक्स चार्ज करता था, कितना वैट चार्ज, उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। तो हिसाब क्या था, अराउंड एक अप्रोक्सीमेटली अराउंड 73 लाख करोड़ तक का सब लोग रेवेन्यू आता था, जो कि सेंट्रल स्टेट सब बांट बांट के देते थे। दैट इज बिफोर 2017। 2017 में जब लागू हुआ, उसके बाद एनुअल देखा गया है। ये जो फिगर जो मैं बता रहा हूँ लेके आया मैंने, हमारी इकोनॉमी ये एक मिनट लिखा हुआ है, यस, और इकोनॉमी जो है, और 2017 का टाइम में $2.6 ट्रिलियन का था, $2.6 ट्रिलियन। बट आज ऑन टुडे इट इज अराउंड $4.12 ट्रिलियन। जीएसटी का जो कलेक्शन है, एट एन एवरेज इट इज़ अराउंड 1 लाख करोड़ पर मंथ। हालांकि अप्रैल महीना में अराउंड 2.12 लाख करोड़ तक चला गया था, बिकॉज मार्च ईयर एंडिंग रहता है। ये तो अराउंड 1.8 से 1.99596 इसका आज में ज़्यादा है। तो अराउंड आज एवरेज अगर ईयरली देखा जाए तो जनरली जो हमारा कलेक्शन होता है, अगर 1.8 लाख जो पर मंथ का जो एवरेज लेते हैं, सो 2017 में हमारा कलेक्शन था 22 लाख करोड़ का था। नहीं, आज एंड टुडे 2017 में इट वॉज 8.86 लाख करोड़। 17 जो जीएसटी चालू हुआ, पहले एक महीने जनवरी में कितना मिला, फरवरी में कितना मिला, मार्च में कितना मिला, इस टाइप का केओस था। नया जीएसटी जो रूल लागू होता था, डिफरेंस स्लैब और बाकी चेंज होता नहीं, 28 में ये नहीं होगा तो उसको 12 में ले आओ, और 12 वालों को चलो 40 में 28 में ले लो, ऐसा काफ़ी होता। जो नॉर्मल जो व्यवसायी लोग जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करते, वो भी उनको भी काफ़ी परेशान होता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो दैट टाइम वी स्टार्टेड विद अराउंड 8.86 लाख करोड़ का जो मेरे पास जो फिगर मैंने कलेक्ट किया हुआ है। लेकिन आज एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन अराउंड 22 लाख करोड़ as an average annually. That means our collection is good, compliance is good. That means people have got used to the GST, all the websites or the businessmen and all, and they're paying. Then ये जो कैलकुलेशन हुआ, स्टेट बैंक को बोला गया था एक डाटा निकालो, उन्होंने भी कैलकुलेशन किया। सम थिंक टैंक जो है उन्होंने कैलकुलेशन किए, बोले कि द लॉस विल बी अराउंड, हालांकि जो स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो पार्टिसिपेट थे मीटिंग में 11 बजे से 5 बजे तक चलने का था, लेकिन प्रैक्टिकली ख़त्म होता 10 बज गया। उनका जो ऑब्जेक्शन था दैट वाज बीन एड्रेस्ड। उनको बोला था टोटली हमारा जो इंडिया को अराउंड 2 लाख करोड़ का जीएसटी का लॉस होगा, 22 लाख से 2 लाख 20 लाख करोड़ का जीएसटी का आएगा, 2 लाख का लॉस होगा। तो दैट कम्स अराउंड 3,700 करोड़ पर मंथ। दिस इज नेग्लिजिबल। पेरेंट्स ने उनको समझाया कि ठीक है। उन्होंने बोला हमको कैसे भरना, कैसे मिले, जैसे कि पहले जब जीएसटी चालू हुआ था, पहले 5 साल का जो लॉस था स्टेट का, आप तो दे दिए थे, भर दिए थे, आपके अपनी सेंट्रल जीएसटी से भर दिए थे, लेकिन इसका कैसे भरना किया जाएगा। फाइनेंशियल बोले कि ठीक है, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना से तकलीफ होगा, अभी ट्रम्प का टैरिफ है, ये उसको जो मार्केट को, जो मैकेनिज्म को स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक जब कंजप्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जीएसटी बढ़ेगा। जो कंज्यूमर बेस कंजप्शन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। और उसके बाद अभी अमेरिका मार्केट में क्या है, उनका आ रहा है, एक्सप्रेस आ रहा है। जो अमेरिका का ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है एक्सप्रेस में टाइम हो रहा है। वहाँ पर उनका जितना रैक वगैरह है, जो सुपर मार्केट बाजार सब खाली है। कोई माल वगैरह भेजते नहीं, आप सब शिपमेंट बंद कर दिया है।
शिपमेंट बंद करने से क्या होता है ना, उधर ये है लेकिन यहाँ का जो एक्सपोर्ट शिपमेंट वगैरह सब लोकल मार्केट में आएगा, तो पीपल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। उसमें भी ट्रम्प का भी ऊपर प्रेशर आएगा। हालांकि मैं जब जियो पॉलिटिक्स में जाऊँगा उसको और बताऊँगा उसमें अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में बहुत हालत ख़राब है, उसका बारे में नेक्स्ट आगे वीडियो बताऊँगा। एससीओ में क्या हुआ बाद में वीडियो मैं बताऊँगा। तो ये है लेखा जोखा। सो 3700 करोड़ करीब जो गैप रहेगा वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3-4 महीने 6 महीने मेकअप हो जाएगा। शायद ये 2 महीने मेकअप हो जाए, 2-3 महीने मेकअप हो जाए, क्योंकि अभी अमेरिका का शिपमेंट जो जाना है वो तो कम हो गया। हालांकि जैसे कि हमने FTA जो साइन किया है ब्रिटिश का साथ, यूके के साथ, उसमें से अपना टेक्सटाइल का कुछ खपत वहाँ जाएगा। उसके बाद अभी EU का साथ ऑलमोस्ट हम फाइनल स्टेज में है, और इसके साथ स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, कुछ कंट्री के साथ ऑलरेडी हमने FTA फाइनल कर चुके हैं। EU का साथ फाइनल होने के ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। ताइवान भी लगा हुआ है कि हमारे साथ FTA साइन करे। तो इसके बारे में डिटेल में एक बार आऊँगा तो जियो पॉलिटिक्स में बात करूँगा। तो इसलिए ये जो 3700 करोड़ का कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये मेरा था GST का ऊपर। ये अभी जैसे कि मैं नेवी का आदमी हूँ, थोड़ा बहुत अगर नेवी का टाइम कितना हो गया 16 मिनट हुआ है और 10 मिनट में बोल सकता हूँ। अगर नेवी के बारे में थोड़ा बात नहीं करूँगा तो मेरे को हर वीडियो में थोड़ा नेवी के बारे में नहीं बात करने से मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं रात को ठीक समझ को नींद नहीं आएगा। नेवी का जो है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, INS कदमत अपना एक एंटी सबमरीन SW जहाज है, तो इंडोनेशिया निकला, इंडोनेशिया से वो जगह पहुंच गया पोर्ट मोर्सली, जो है कि पप्पू न्यूगिनिया का पोर्ट है, एंड दे आर एंगेज इन डिफरेंट एक्सरसाइज एंड ऑल। दूसरी बात, अपना जो 2 टाइगर जहाज INS तमल जो रशिया से आके मैं बताया था ग्रीस एंड इटली एंटर करके जिद्दा में उनका एक्सरसाइज ख़त्म करे, INS सूरत जो डिस्ट्रॉयर वहाँ पर गया था, दोनों जिद्दा में ख़त्म करके इंडिया में वापस आ रहे हैं। ओके। थर्ड, हमारा 3 जहाज जो ट्रेनिंग शिप है, एक कोस्ट गार्ड का है सारथी बोल के, CGS सारथी, हमारा एक है INS तीर। एक्चुअली वो तीर जो है मेरे टाइम में था, लेकिन ये नया तीर होगा, मेरे टाइम में पुराना तीर था। जहाज क्या था ना, डीकमीशन होता है, लेकिन नया उसी नाम पे नया जहाज आता है। INS तीर और शार्दुल और CGS सारथी ये नेविगेशन ट्रिप पे पहुंच गए हैं पोर्ट लुइस सेशल्स। जनरली इवन हमारा टाइम में भी हमारा जो डेक कैडेट का टाइम होता था, जो सी कैडेट कहते हैं, जो जैसे कि मेरा टाइम में ब्रह्मपुत्र, मेरा टाइम में ब्रह्मपुत्र ब्यास वगैरह जो ट्रेनिंग शिप थे, उसके बाद हमारा टाइम जरूर था लास्ट, उसके बाद INS तीर टोटली ट्रेनिंग शिप बन गया। ब्रह्मपुत्र टाइम में, सी कैडेट टाइम में और एक मिडशिपमैन टाइम में 2 फॉरेन क्रूज जो कैडेट लोग जो है अंडर ट्रेनिंग जो है हम लोग उनको सिखाने के लिए लेके जाते हैं। बेसिकली क्या हमको बेसिकली नेविगेशन वगैरह, बाकी जो गनरी मिजाइल ये सब जब आप स्पेशलाइजेशन कोर्स करते हैं उस टाइम में सिखाया जाता है, लेकिन बेसिक पहला चीज़ है जहाज का नेविगेशन, बेसिक नेविगेशन। तो ये लोग हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमारा टाइम में जो कैडेट टाइम में और मिडशिपमैन टाइम में जो शिप्स का जो क्रूज होता था मेरे टाइम में, उस अभी क्या हो रहा है पता नहीं है। तो जनरली इधर मॉरिशस नहीं तो सेशल्स। क्या है कि पर्पस से इक्वेटर क्रॉस करेंगे, ठीक है, ईस्ट में जाएंगे ईस्ट में जाने के बाद जैसे जाएंगे तो टाइम जोन चेंज होता है, आप लॉन्गिट्यूड में जाएंगे तो, और जब ऊपर जाएंगे लैटिट्यूड में जाएंगे। टाइम जोन चेंज है मतलब जब हम जाते हैं 4 घंटे, सपोज हमारा एक वॉच होता है, 4 घंटे का ड्यूटी होता है, उसमें जब रात को 12 बजता है ना, उस टाइम पर एक घड़ी को जब ईस्ट में जाते हैं आधा घंटा एडवांस करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब 4 घंटे 3.5 घंटा होता है, लेकिन टाइम मैच हो जाता है। ऐसे कर करके जब उस कंट्री में पहुँचते हैं उसका टाइम जोन हमारा टाइम जोन मैच करता है, बिकॉज आवर टाइम जोन है GMT ना, वो LMT, और हमारे साथ मैचिंग होना है GMT का, तो ग्रीनिच मीन टाइम जो लंदन में है, टाइम जोन वहीं से शुरू होता है, मैचिंग होता है।
और जो वापस आते हैं फिर क्या होता है, जो 4 घंटे का वॉच है वो और आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो ये हमारा एक ट्रेनिंग है जो कि कंपलसरी है। उसके आगे ऊपर जाते हैं जब हमको जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं ना, तो हमारा कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, जो सप्तर्षि मंडल जिसको कहते हैं, 7 स्टार्स एंड यू ड्रॉ ए लाइन लाइट टू द ध्रुव तारा। तो हम उसका नज़दीक में, वो नॉर्थ पोल में दिखता है, साउथ पोल में नहीं रहता है। तो नॉर्थ में जब जाएंगे ना उसको हम करते हैं, हमको बोला जाता है कि उसको तुम प्लॉटिंग करो, एस्ट्रोनॉट का किताब निकालो, नॉटिकल एरोनॉमी निकालो, उसको प्लॉटिंग करो, पहचानो ध्रुव तारा की तरह। हम लोग उसको पहचानते हैं, जैसे ट्रेनिंग पार्ट ऑफ पहचानो। तो अभी ये 3 जहाज अभी पोर्ट लुइस में कल परसों एंटर किए हैं ट्रेनिंग शिप। और एक ये है डेवलपमेंट है कि जो फ्रांस का साथ हम जो मिलके जो स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, तो और 3 स्कॉर्पियन सब जो कलवरी कर्सुरा क्लास का सबमरीन है, और 3 हम बनाएंगे। साथ में जर्मन का साथ जो HDW कंपनी है उनका जो है, उनका साथ मिलके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम और 6 सबमरीन बनाएंगे। तो ये जो 6 सबमरीन होगा ना, ये टोटली ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन तो हमारे पास 2 है, हमको भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियर सबमरीन इज़ वेरी कॉस्टली। हमको यूरेनियम प्लूटोनियम का एक कचरे की ज़रूरत है, क्योंकि हमको छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है अपना एनर्जी नीड के लिए। लेकिन ये जो डीजो इलेक्ट्रिक जो जर्मन का बनाएंगे, इसमें क्या होता है ना, जो बेसिकली हमारे टाइम में पुराना सबमरीन था, उसको 24 घंटा में एक बार ऊपर आने का था अपना बैटरी चार्ज करने का, उसमें सिंगल बैटरी था। उसके बाद बढ़ा, अभी स्कॉर्पियन क्लास में हमको 4 बैटरी लगाया। अभी जो HDW जो जर्मन का जो है, इसमें हम 6 बैटरी लगाएंगे। 6 बैटरी लगा से वी कैन डाइव एंड स्टे अंडर वाटर फॉर अराउंड 30 डेज, 30 दिन तक। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 30 दिन तक हम अंदर पानी के अंदर रह सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ये है अभी का डेवलपमेंट। और एक जहाज गया है इजिप्ट में, उसका नाम मैं भूल गया, और न्यू शिप एक्चुअली, हमारे टाइम में होता है ना, नया नाम का जहाज है, वो भी इजिप्ट गया है। अभी जैसे कि हम अपना जो जियोपॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक जो सिस्टम हमने शिफ्ट किया है, उसमें इंडियन नेवी के डॉक्ट्रिन बनाया कि हमारा जितना जहाज है, सपोज 100% 100 जहाज है, कितना जहाज है, क्या स्ट्रेंथ है, उसका बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इवन कितना सबमरीन है, क्या है क्या नहीं, टोटली मेरे पास डिटेल्स है, बनाऊंगा मैं आज एंड टुडे। तो डॉक्ट्रिन है कि अराउंड 60% जो शिप्स है वो हार्बर में या अपनी आजू बाजू में रहेंगे, लेकिन 40% जो शिप्स है फॉरेन साइड, फॉरेन वाटर में डिप्लॉय होंगे। आप गल्फ में जाओ, आप इसमें फिलीपाइंस, साउथ, ये वियतनाम, इधर अफ्रीका, कहीं ना कहीं तुम बाहर हो। मतलब टोटली एंटायर वर्ल्ड का जो सी, समुद्र को तुम अपने आजू बाजू, इंडियन ओशन का आजू बाजू जितना है उसको अपनी नज़र में रखो, इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी में 40%। 60% जो है उनका काम है अरबियन सी में अपना पोर्ट का आजू बाजू वो देखने का, साथ में कोस्ट गार्ड है। ये अपना अभी का डॉक्ट्रिन है, इसलिए अपना काफ़ी जहाज़ को ज़्यादा फॉरेन डिप्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है। ये है। बाकी मैंने क्या और कुछ सोचने के लिए बोला था नहीं, ये जो चीज़ है मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं अगले महीने बाय द वे मैं और एक चीज़, भारत फोर्ज जो अपना जो कंपनी है अभी जो प्राइवेट PPE में बना रहा है, जो इंडिया अपना आर्मी को सप्लाई कर रहा है, भारत फोर्स M190 हॉटिलाइजर 155x52 mm का जो बैरल है, अभी उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बैक है UAE गवर्नमेंट से अराउंड 600 करोड़ का। नाउ दे विल एक्सपोर्ट टू UAE। अपना आर्म्स पैसे भी अराउंड 23,000 करोड़ का बढ़ गया है, दिस विल बी अदर एडेड टू दैट, और कंपनीज दे हैव बीन परमिटेड टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। इज ए ग्रेट लीप इन आवर डिफेंस प्रोडक्शंस। अभी और 3 मिनट में, अच्छा, और 3-4 मिनट में मैं आता हूँ। ये जो सर्च सिस्टम शुरू है, दैट वोटर रिवीजन लिस्ट, इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट, उसमें राहुल गांधी एक निकाले सम वोट चोरी वोरी यात्रा एंड ऑल, नौटंकी था 15-16 दिन का।
कोई ख़ास रिस्पॉन्स आया नहीं एक्चुअली। तो बाद में मीनवाइल इट वाज सुप्रीम कोर्ट में तो चल रहा था सितंबर, मैंने 31 अगस्त तक ख़त्म हो गया था। सितंबर 1 को एक लिस्ट जारी करने वाले थे। बीच में उन्होंने अराउंड 3 लाख ऑब्जेक्शन जो है उसको उन्होंने भेजा है, और काफ़ी चीज़ एडिशन सब्सेक्शन हुआ है। अभी पार्टी लोग भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और लेकिन इलेक्शन कमीशन बोला है नहीं, हम 31 अगस्त तक तो जुलाई तो हम डेट लाइन दिए थे, लेकिन हम रिवीजन जारी रखेंगे जब तक हम इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं करते हैं, और जब तक जो फर्स्ट जो अपना जो इलेक्शन का जो नॉमिनेशन जो फाइल का जो लास्ट डेट का नहीं होता है तब तक हम इसको जारी रखेंगे। इट्स अ गुड थिंग, मीन्स इवन लास्ट मोमेंट तक अगर कोई आ जाता है तो उसको भी एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन ये वोट चोरी यात्रा जो निकाले, मतलब जो फालतू नौटंकी निकाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर, इन्होंने अपनी पाँव में कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अराउंड 12वां दिन 12 डे इनका जो दरभंगा में क्या रैली था, वो रास्ते में जाते जाते एक ब्लॉक में उनको थोड़ा जो चमचे लोग बीच बीच में थोड़ा जो उनको चीयर करने के लिए ये करके स्टेज वेज बना के जिंदाबाद मुर्दाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सोनिया माता जिंदाबाद ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बड़ी चमचागिरी मस्कागिरी करने के लिए कुछ क्राउड जुड़ाने के लिए उस टाइम पर वो जो उनकी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये चला गया था, उनका जो काफिला निकल गया था, उस टाइम पर उस स्टेज में वो स्टेज जो एक्चुअली ऑर्गेनाइज किए थे उनका नाम मोहम्मद नौगर मुस्लिम थे, लोकल का लीडर थे, और मतलब तेजस्वी यादव का कुछ खास है। तो जब निकल गया तो ये लोग निकल गए, लेकिन जो स्टेज जो है ना फिर भी उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता रहा। उसमें से एक बंदा था, उसने उधर घुस गया और जिंदाबाद मुर्दाबाद में मतलब मोदी को जिंदाबाद मतलब मोदी मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद ऐसे भी चलेगा ना। करते करते इसने मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर का उनका माँ का नाम है कुछ गाली दे दी। MCBC जो होता है ना, मैं उसको क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, MCBC, हालांकि बिहार है पंजाब है उसमें MCBC बहुत कॉमन है, लेकिन इस टाइम पे इतना ऐसे माहौल में जब ऐसे हो जाता है ना तो इसको तूल पकड़ लिया। लेकिन तो उनका जो ऑर्गेनाइजर है वो भी जोश में थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, लेकिन जब वायरल हो गया फिर उसको ढूंढ के पकड़ा गया, पुलिस उसको अरेस्ट किया। उसका नाम सम रफ़ीक निकला, वो एक पंक्चर मारने वाला मैकेनिक था, मुस्लिम कम्युनिटी का था। तो ये अभी खिंचाताने शुरू हो गया, बीच में कांग्रेस से एक निकाल दिया, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलना शुरू हो गया। ये है बीजेपी का लोग है, बीजेपी जानबूझ के ऐसा करके मतलब हवा क्रिएट करना चाहता है। मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता मोदी को का माँ का गाली देंगे मोदी के कहने पर दैट टाइप थिंग स्टार्टेड विद कांग्रेस वाले। बाद में इन्होंने एक फैक्ट चेक आया तो वो जो जिसका फोटो छापे थे वो एक मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता निकला, बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। फिर जब इसका पर इंट्रोगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये जो रफ़ीक जो पंक्चर वाला, इसने बोला कि ना तो बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना कोई पार्टी का हूँ, ना तो RJD का हूँ, कुछ नहीं है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर में देखो क्या होता है, बोलते हैं कि जिस पार्टी का जहाँ भी रैली होता है, ठीक है, मेरे को 500,000 रुपये में दिहाड़ी जिसको कहते हैं दिहाड़ी मिलता है, हम हर पार्टी के 500,000 पकड़ते हैं और गाड़ी में तेल डालते हैं, हम झंडा लेकर चलते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। हर पार्टी बोले कि कल बीजेपी बोलेगा तो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के लिए भी काफ़ी बार गया हुआ है, और तेजस्वी भाई का तो साथ में बहुत बार गया हुआ है। हमको मतलब है पैसे का। तो उस टाइम पर बोला कि मैं बोलते बोलते इसलिए बोल गया, एक तो थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का तो खुंदक था, एक बात है। दूसरी बात है कि खाना वाना के लिए लेट हो रहा था, क्योंकि वो खाना देते थे। बाकी पैसा वगैरह तो हमारा काम खत्म है, तेजस्वी राहुल जी चले गए तो हमको पैसा दे दो ना, फटाफट हम निकलते हैं। पैसा लिया, खाना खा निकल गया। जब ऐसा नहीं हुआ, आनाकानी करते रहे, जो ये लोग क्या करते हैं पब्लिक को बुला देते हैं, पैसा देने की हमें, लेकिन कांग्रेस से या तेजस्वी से टोटली बोले कि मैं 1000 लोग आऊँगा, 1000 लोग तो इतना पैसा पकड़ो। ये क्या करता है, इतना पैसा से 20-30% जेब में रख लेते हैं, बाकी पैसा बढ़ते भाई इतना पैसा और नहीं है। तो ये लफड़ा हो गया, तो इसने खुंदक में बोल दिया। तो अभी जो रिवील हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है, उसको उसका पैसा नहीं मिला और थोड़ा मोदी का ऊपर खुंदक था, बोले चलो ये सब फंसे, मैं बोल दूँ।
लेकिन वो कोई पार्टी का नहीं है, वैसे कि ना तो कांग्रेस का है ना तो आरजेडी का है। हाँ, लेकिन जैसे कि कांग्रेस या आरजेडी का मंच से बोला गया है तो पॉइंट उसका पर गया है, लेकिन उसका पर राहुल गांधी एलओपी है, उनको थोड़ा सा एक ट्वीट कर देना चाहिए था, भाई इट इज़ वेरी सॉरी, हाँ मेरा मंच से ऐसा हुआ, हमारा मंच से हुआ, तो ये होना नहीं चाहिए। और तेजस्वी जी अभी 7 दिन रुके, 7 दिन के बाद कह लिया परसों ट्वीट दे मार के, उन्होंने बोले माफ़ी, मेरे लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे होना नहीं चाहिए। और जो मोहम्मद जो नवागार्जुन जो मंच का जो ऑर्गेनाइज किए थे, उन्होंने नेक्स्ट डे ही माफ़ी मांगा। उन्होंने बोला कि ये जो काम जो हुआ ये अच्छा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, हमारा गौरव है। इनकी माँ जो कि अभी जिंदा नहीं है। एक दूसरी बात है, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो राजनीति को जानते नहीं है, सिर्फ जानते हैं कि मेरा बेटा जो है प्राइम मिनिस्टर है, वो बाकी तो उनका सब बेटे लोग कोई छोटा मोटा काम, कोई पियान है, कोई नौकर करता है, कोई ये रद्दी का भंडार चलाता है, ऐसे ही है। कोई वो हैसियत औकात नहीं है, मतलब राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आदमी के बारे में ऐसे ये बोलना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन हमने वो आदमी को पकड़ के पुलिस को हैंडल कर दिया। तो ये है आज मेरा वीडियो, यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। फिर अगली बार आपको एक जियो पॉलिटिक्स कवर वीडियो लेके मैं आपका सामने आऊँगा। स्पेशली एससीओ जो समिट हुआ कैसे कैसे हुआ, उसको मैं फोटो वगैरह भी दिखाऊँगा। आई हैव गॉट ऑल द फोटोज़ दिखाऊँगा। और उसके बाद कैसा माहौल बदला, कैसा अपना अंकल ट्रम्प का जो टोन भी बदला। आज ट्रम्प साहब ने पूरा आंख छल छल करके एकदम पूरा रोते हुए बोले नहीं क्या हो गया, ये होगा सो गया। अभी थोड़ा पैचिंग वगैरह चल रहा है, उसके बारे में डिटेल्स में अगली वीडियो में बात करूँगा। यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार अगेन, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।